जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज की हमारी ये क्लास भारत के संविधान से संबंधित होने वाली है और सीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना, भारत के संविधान से जितने भी प्रश्न आएंगे सीटी के अंदर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, एक एक ऑप्शन के साथ देखेंगे। तो देखो, क्लास का आपका 1 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो आपका ऑप्शन ए आ प्रधानमंत्री। तो साथियों, यह सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं और शक्तियों का वास्तविक उपयोग करते हैं। बी देखो, आप क्या ऑप्शन बी है ना, राष्ट्रपति। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के क्या है, 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देश का सारा शासन है ना उन्हीं के नाम से चलाया जाता है। तो ऑप्शन बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसके बारे में याद रख लेना, मंत्री परिषद। यह राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने वाली मुख्य संस्था होती है, मंत्री परिषद। और जो संसद है ना साथियों, यह देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो, आपका जो अगला प्रश्न है साथियों, ये क्या है देखते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। देखो साथियों, राष्ट्रपति पद का चुनाव है, ये लड़ने के लिए किसी भी कोई भी उम्मीदवार है, उसको न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे 25 वर्ष है साथियों। तो 25 वर्ष है ना, यह है लोकसभा सदस्य, मतलब सांसद या राज्यों में विधानसभा सदस्य विधायक बनने की न्यूनतम आयु है, याद रख लेना। अब है 30 वर्ष। देखो 30 वर्ष है ना, यह राज्यसभा सदस्य या राज्यों में विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है। और जो 35 वर्ष है ना साथियों, ये देखो 35 वर्ष है, संविधान के अनुसार है ना, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यों के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो 65 वर्ष है ना, ध्यान से देख लेना, 65 वर्ष, तो यह है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, जो आपका 3 नंबर प्रश्न अगला, ये आपका क्या है। 3 नंबर प्रश्न आपका, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। साथियों, राष्ट्रपति इसको पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है ना, ये कौन दिलाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका उपराष्ट्रपति। देखो उपराष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, लेकिन शपथ उनसे नहीं मिलती है, मतलब ये गलत हो जाएगा। मतलब अपना त्याग पत्र तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, लेकिन जो शपथ है ना, ये नहीं दिलाते हैं। अब देखो प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति है ना साथियों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ ये दिलाते हैं। अब देखो सी आपका लोकसभा अध्यक्ष, तो यह लोकसभा की बैठकों का संचालन करते हैं, इनका राष्ट्रपति के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी आपका, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान मतलब जज दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश पद दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, जो आपका अगला 4 नंबर प्रश्न साथियों, ये क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग तो पद से हटाने की प्रक्रिया चलने की सूचना उन्हें कितने दिन पहले लिखित में देनी अनिवार्य होती है। मतलब साथियों, राष्ट्रपति है उसको महाभियोग मतलब पद से हटाने के लिए जो सूचना है ना, मतलब ये जो सूचना दी जाती है, ये कितने दिन पहले आप इनको राष्ट्रपति को दी जाती है। कि यहाँ पे 7 दिन है साथियों, क्या है 7 दिन है। तो ये क्या आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यह बी ऑप्शन आपका 14 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग मतलब चलाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव संसद में लाने से कम 14 दिन पहले, संसद में लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना कानूनी रूप से क्या जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, जो आपका अगला 5 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है। 5 नंबर प्रश्न आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है। साथियों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है ना, ये किसके पास से होता है। तो यहाँ पे है लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, यह संयुक्त बैठक की केवल अध्यक्षता करते हैं, बैठक बुलाने की शक्ति इनके पास नहीं होती है। मतलब बैठक की केवल अध्यक्षता करते हैं ये, तो ये गलत हो जाएगा। इनके पास मतलब शक्ति जो बुलाने की शक्ति ये नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे उपराष्ट्रपति, तो यह राज्यसभा के सभापति होते हैं, इन्हें संयुक्त
बैठक बुलाने का अधिकार होता है, इन्हें क्या संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति को, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखो प्रधानमंत्री है तो ये बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति को केवल सलाह दे सकते हैं, प्रधानमंत्री है ना ये बैठक बुलाने के लिए क्या है केवल राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण कानून पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है ये केवल राष्ट्रपति के पास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं जो आपका अगला 6 नंबर प्रश्न है साथियों, ये क्या है। 6 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश अस्थायी कानून जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। देखो जब संसद का स्तर है ना ये नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब अस्थायी कानून जारी करने की जो शक्ति होती है ना ये कौन से अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 72 है। तो साथियों इसमें राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां सजा सब करने के लिए अधिकार है ये उल्लेख होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो अनुच्छेद 110 है तो यह धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है साथियों, अनुच्छेद 110 है ये भी गलत हो जाएगा, मतलब जो अस्थायी कानून है वो जारी करने की शक्ति से ये संबंधित नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 123, तो ऑप्शन नंबर सही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब देश में तुरंत किसी कानून की जरूरत हो, मतलब जब देश में तुरंत किसी भी मतलब तुरंत जस्ट में मतलब किसी भी कानून की जरूरत हो तो संसद का स्तर न चल रहा हो तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी ताकत है ना ये संसद के कानून के बराबरी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखो वो लास्ट के अंदर दे रखा है अनुच्छेद 143, तो इसके तहत राष्ट्रपति किसी कानून मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में सलाह मांग सकते हैं। चलो आपका अगला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है वो देखते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, यदि किसी अपराधी को फांसी की सजा मृत्युदंड मिली हो तो उसे पूरी तरह माफ करने की शक्ति किस देश में किसके पास है। देखो साथियों यदि किसी अपराधी को मतलब फांसी की सजा मिल चुकी है, मृत्युदंड मिल चुकी है, तो उसे पूरी तरह माफ करने की जो शक्ति है ना ये देश में किसके पास होती है, मतलब देश के अंदर किसके पास होती है, केवल राष्ट्रपति के पास होती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल राष्ट्रपति के साथ। याद रख लेना, मतलब अब अगर देश के अंदर किसी को फांसी हो रही है तो उसको पूरी तरह मतलब माफ करने का जो अधिकार होता है ना वो शक्ति होती है किसके पास होती है, केवल राष्ट्रपति के पास में होती है। देखो राष्ट्रपति ना ये अनुच्छेद 72 के तहत देश में फांसी की सजा मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने या बदलने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। सेना अदालत द्वारा की सजा को भी केवल राष्ट्रपति की माफ कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं जो आपका अगला 8 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत या अपनी इच्छा से चुनाव कर सकता है। तो यहाँ पे 2 सदस्य साथियों, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका 2 सदस्य है, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सी है मतलब बी है 12 सदस्य। तो साथियों 12 सदस्य ना ये राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा सत्र के होते हैं, याद रख लेना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखो 0 सदस्य अब समाप्त हो गया है, मतलब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104वें मतलब 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में अंगल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना ये कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो आपका अगला 9 नंबर प्रश्न है साथियों, ये आपका क्या है। देखो 9 नंबर प्रश्न आपका, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है। देखो साथियों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश है ना ये राष्ट्रपति से कौन करता है। मानो कोई राज्य है, मान लो राजस्थान है, हमारा राजस्थान है, हम सीटी परीक्षा की तैयारी करें राजस्थान के लिए तो राजस्थान मान लेते हैं। अब अगर हम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर हम सिफारिश करें तो वो सिफारिश अब वो कौन करेगा, राष्ट्रपति लगाने की सिफारिश है ना ये कौन करेगा। तो यहाँ पे है उस राज्य का मुख्यमंत्री, मतलब राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी वो कर सकते हैं। तो देखो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की सरकार मतलब मुख्यमंत्री की सरकार विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, इसलिए वे इसकी सिफारिश नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी क्या है, उस राज्य का राज्यपाल। साथियों अनुच्छेद 356 क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य का शासन अधिनियम के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वहां का राज्यपाल है ना राष्ट्रपति को लिखित रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रीय शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लेना।
तो आपका जो अंतिम प्रश्न है ये आपका क्या है देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या आपका, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल आर्थिक संकट के समय लगने वाला आपातकाल लगाया गया है? तो यहाँ पे एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। ये आपका गलत हो जाएगा एक बार, फिर 2 बार ये भी गलत हो जाएगा, 3 बार ये भी गलत हो जाएगा, एक भी बार नहीं। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत के इतिहास में आज तक एक भी बार क्या वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है ना साथियों, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लें, एक भी बार क्या है वित्तीय जो आपातकालीन आर्थिक संकट के समय लगने वाला जो है ये एक बार भी नहीं लगाया गया है, याद रख लेना। तो साथियों क्लास को जरूर लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर देना और कमेंट के अंदर बताना आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और आप हमारी लाइव क्लास के साथ रोजाना जुड़ सकते हैं। रोजाना हमारी क्लास क्या है 10:15 या 10:30 आपको देखने को मिलती है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।